करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान। नैयर साहब और रफ़ी साहब के दरमियान ये जो सर्दमोहरी थी, ये जो तनाज़ा था, 3 वर्षों पे मुहित था। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि चूंकि एक शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग से रफ़ी साहब देर से पहुंचे थे, उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी शंकर जयकिशन के रिकॉर्डिंग को। शायद इस वजह से नैयर साहब चूँकि बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे तो वो बहुत ही नाराज़ हो गए। लेकिन क्या है कहानी, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते इस वाक़ई के रूप में सामने आया, आज मैं आपसे वही बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर हम चोटी के संगीतकारों की बात करें तो उसमें एक नाम बहुत ही सुनहरे हुर्फों में लिखा आता है और ये है ओ.पी. नैयर जी का। जी हाँ, हमारे देश में जो बेहतरीन संगीतकार गुजरे हैं उनमें ओ.पी. नैयर साहब का नाम रिदम किंग के नाम से मशहूर था। न हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुन। जिस तरह से उस जमाने में शंकर जयकिशन को लोग म्यूजिक मशीन कहा करते थे, उसी तरह से ओ.पी. नैयर साहब को लोग किंग ऑफ रिदम कहा करते थे या रिदम किंग कहा करते थे। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। और जहाँ तक नैयर साहब का सवाल है, नैयर साहब रफ़ी साहब पे जान देते थे और रफ़ी साहब उनकी सबसे पसंदीदा गायक थे। बल्कि कई मौक़ों पे नैयर साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर मोहम्मद रफ़ी नहीं होते तो मेरा संगीत नहीं होता। इशारों में दिल लेने वाले बताए। उनके संगीत के, मेरा जो संगीत है वो रफ़ी साहब के बिना बिल्कुल अधूरा है। मुझे हर कदम पे, हर मौके पे मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ती है। ये उनके जज्बात थे। दूसरी तरफ रफ़ी साहब का भी यही मामला था कि रफ़ी साहब जो थे वो नैयर साहब को बहुत ही आला मकाम पे रखते थे और उनके जो बेहतरीन पसंद के संगीतकार थे उनमें एक नैयर साहब भी थे। तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे। लेकिन ये जो वाक़या हुआ कि जिसके बाद नैयर साहब ने रफ़ी साहब के साथ काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, बहुत खफा, बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग अपनी उसकी पैकअप कर दी, चले गए। 3 सालों तक ये नाराज़गी रही। लेकिन क्या कोई इतनी बड़ी बात भी हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि मैं कहीं किसी मामले में फंस जाऊं, मुझे अगर 1 घंटे की देर हो जाए तो कोई शख्स जो मेरा इतना प्यारा है या मैं जिसको इतना प्यारा हूं वो अपने रिश्ते तोड़ लेगा? क्या 1 घंटे की देरी उस रिश्ते से ज़्यादा बड़ी थी? लेकिन ऐसा हुआ। अब अगर हम इस चीज़ की अंदर में उतरें, इस जो बात की गहराई में उतरें, तो आपको वहाँ पर एक कहानी छुपी हुई नज़र आएगी कि ऐसा क्यों हुआ था। मैं आपको लिए चलता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। ये बात उन दिनों की है कि जब नैयर साहब के असिस्टेंट के तौर पे जी.एस. कोहली साहब काम कर रहे थे। जी.एस. कोहली साहब के नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे। जी.एस. कोहली साहब ने अपने करियर के दौरान बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन जो भी काम किया बहुत ही खूबसूरत काम किया, बहुत ही प्यारा काम किया। चमन के फूल भी तुझे को गुलाब। तो ये वो दौर था कि जिस ज़माने में जी.एस. कोहली साहब ओ.पी. नैयर साहब के असिस्टेंट की हैसियत से उन्हें असिस्ट किया करते थे। और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बल्कि फिल्मों की कतार है नैयर साहब की, कि जिसमें जी.एस. कोहली साहब उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। रफ़ी साहब से उनकी अक्सर मुलाकात होती थी स्टूडियो में और जी.एस. कोहली साहब के अंदाज को वो काफ़ी पसंद भी करते थे। तो एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप खुद इतना अच्छा संगीत देते हैं तो आपको असिस्टेंट की हैसियत से काम करने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई ऐसी फिल्म हो कि जिसमें आप बिल्कुल अपने नाम के साथ आप संगीत दें? लेकिन जी.एस. कोहली साहब थोड़े से हिचकते थे। हालांकि रफ़ी साहब ने नया दौर के ज़माने में ही उसकी प्रतिभा को महसूस कर लिया था। 1957 में जब आई थी नया दौर, तो उस ज़माने में जब जी.एस. कोहली साहब इन्हें असिस्ट कर रहे थे तो रफ़ी साहब ने देखा कि इनका जो असिस्टेंट है ये बहुत ही ख़ास फनकार है। रफ़ी साहब के इंसिस्ट करने पे या उन्हें वो क्या कहते हैं कि एक आसरा या प्रोत्साहन देने के इसमें जी.एस. कोहली साहब ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं।
और उसी दौर में उनके पास एक फिल्म आई और उस फिल्म को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बात है 1961 की। लेकिन वो नैयर साहब के साथ बने रहे। हालांकि जी एस कोहली साहब ने अपने तौर से भी कई फिल्मों में संगीत दिया, उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। तो बहरहाल अब एक तरफ ये हुआ कि रफ़ी साहब जो थे वो जी एस कोहली साहब की सरपरस्ती करने लगे और जी एस कोहली साहब को हर मौके पर उनकी मदद करने लगे। बल्कि रफ़ी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आप शुरू तो कीजिए, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। रफ़ी साहब को ये लगता था कि अगर कोई हकदार है तो उसे हक उसका क्यों ना दिया जाए, क्यों ना मिले, और अगर मेरे थोड़े से मदद करने से किसी का अगर मुस्तकबिल संवर सकता है तो उसमें मेरा क्या बुरा है। लेकिन इस बात को दूसरे नहीं समझते थे। उस दौर के ऐसे कई सॉन्ग राइटर्स हैं, कई ख़ास तौर से म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं जो कि इस बात के लिए रफ़ी साहब से ख़िलाफ़ रहते थे, पसंद नहीं करते थे कि रफ़ी साहब इन छोटे छोटे नए नए लोगों को बहुत प्रमोट करते। और रफ़ी साहब का सोचना ये था कि अगर कोई किसी की सरपरस्ती नहीं करेगा, उससे रास्ता नहीं दिखलाएगा या उसकी थोड़ी मदद नहीं करेगा तो फिर एक नया शख्स या एक नया फ़नकार इंडस्ट्री में कैसे आएगा। अपनी जगह पर रफ़ी साहब भी सही थे। नैयर साहब इस सरपरस्ती को महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें एक घुटन सी हो रही थी कि रफ़ी साहब मेरे सिंगर हैं और मेरे सिंगर होने के बावजूद जी एस कोहली साहब की उनकी नज़र इनायत बहुत ही ख़ास तरीक़े से है। एक तो उन्हें ये घुटन हो रही थी, दूसरी तरफ ये वो दौर था कि जिस ज़माने में शंकर जयकिशन ने तहलका मचा रखा था और इंडस्ट्री के दो संगीतकारों के दरमियान अगर रस्साकशी की बात चल रही थी, कंपटीशन की बात या कोई मुकाबला चल रहा था, तो वो थे शंकर जयकिशन और नैयर साहब। एक तरफ म्यूजिक मशीन, दूसरी तरफ किंग ऑफ रिदम। एक से एक बढ़िया से बढ़िया कंपोजिशन बना रहे थे ये दोनों, और यूं समझ लीजिए कि बीच में रफ़ी साहब थे कि इनके भी गीत गा रहे थे, उनके भी गीत गा रहे थे, और रफ़ी साहब का खुद अपने से मुकाबला शुरू हो गया कि बास कंपोजिशन जो थी वो नैयर साहब की बड़ी प्यारी होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी, जो रफ़ी साहब की आवाज़ में होती थी। फिर कोई गाना शंकर जयकिशन का होता था जो कि बहुत प्यारा, बहुत खूब होता था, वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ में होता था। तो ये जो चीज़ थी कहीं ना कहीं ये भी नैयर साहब को थोड़ी सी खल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शंकर जयकिशन की उस अरूज में रफ़ी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब ये चीज़ भी उन्हें खटकने लगी कि भाई इंडस्ट्री में आज जिसके साथ मेरा मुकाबला है उस शख्स की सरपरस्ती भी रफ़ी साहब कर रहे हैं। तो ये जो एक उनके अंदर की चुभन या उनके अंदर की घुटन थी वो रफ्ता रफ्ता उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही थी रफ़ी साहब को लेकर, क्योंकि वो खुलकर नहीं कह सकते थे कि आप शंकर जयकिशन के लिए गाने मत गाइए, ना ही वो खुलकर ये कह सकते थे कि आप जी एस कोहली के लिए आप उनकी सरपरस्ती मत कीजिए। और यहाँ तो मामला ये था कि बहुत सारे ऐसे गीत थे जो उन्होंने जी एस कोहली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गा दिए थे। 1963 में एक फिल्म आई थी शिकारी। शिकारी के गाने अजीत उसमें हीरो थे और इतने प्यारे गाने, खासतौर से मैं दो डुएट का जिक्र करूंगा जो मेरा भी बड़ा पसंदीदा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगी, दिल क्यों मेरा धड़क रहा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा। दूसरा गाना था चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हम ही नहीं हैं सभी महताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक फिल्म आई थी महमूद की, नमस्ते जी, जिसमें उन्होंने बड़ा ही प्यारा एक संगीत दिया था। हमें क्या जो हरसू उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं। हमें क्या जो हरसू उजाले हुए हैं, हमें क्या जो हरसू उजाले। एक बड़ी ही प्यारी बी ग्रेड की फिल्म थी, लेकिन उसका ये गाना था बहुत प्यारा था। वो फिल्म थी द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड और उसमें रफ़ी साहब का एक इंतहाई खूबसूरत गाना था। आप लोगों को वो गाना याद होगा, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है और तू है आफताब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है। तो कहने का मतलब ये है कि जी एस कोहली ने हर मकाम पे हर जगह पे खुद को साबित किया और चूंकि सरपरस्ती रफ़ी साहब की थी तो कहीं ना कहीं ये बात नैयर साहब को अंदर से बहुत ही बेचैन कर रही थी।
अंदर से चिड़े हुए थे वो। लेकिन वही था ना कि न तो वो जीएस कोहली को छोड़ सकते थे, ना ही रफ़ी साहब को छोड़ सकते थे। लेकिन एक दिन उनका गुस्सा बिल्कुल उरूज पे आ गया, और ये वही दिन था कि जिस दिन रफ़ी साहब शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग से 1 घंटे लेट पहुंचे। नैयर साहब तो बिल्कुल भरे पड़े थे। उन्होंने पूछा कि आपको इतनी देर क्यों हो गई, क्योंकि रफ़ी साहब ने आते के साथ कहा कि माफ़ कीजिएगा बड़ी देर हो गई, आइए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। लेकिन नैयर साहब ने कहा कि ठहरिए, आपको इतनी देर क्यों हो गई। तो रफ़ी साहब ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि वो शंकर जयकिशन की एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और गाना रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा सा वक्त लग गया, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तो नैयर साहब ने कहा ठीक है, तो फिर रहने दीजिए, आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल करते हैं, क्योंकि अब तो भाई आपको मेरे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तो वक्त ही नहीं है, कैंसिल करते हैं। रफ़ी साहब ने बहुत समझाया कि देखिए ये जानबूझकर नहीं हुआ है, ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें ये देरी हो गई और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ना। लेकिन नैयर साहब किसी भी तौर पे मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये वही गुस्सा था, ये वही फ्रस्ट्रेशन थी जो नैयर साहब के दिमाग में पल रही थी, और आज वो एक्सप्लोड हो गया। नतीजा ये हुआ कि रफ़ी साहब के लाख समझाने मन्नत करने के बावजूद भी तैयार नहीं हुए नैयर साहब। रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई, सारे साजंदे घर चले गए, इधर रफ़ी साहब भी निकल गए। और निकले तो ऐसे निकले कि 3 सालों तक दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। नैयर साहब ने रफ़ी साहब से काम लेना बंद कर दिया, और जब नैयर साहब ने रफ़ी साहब को याद करना, बुलाना, रिकॉर्डिंग करवाना बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली फिर रफ़ी साहब भी खामोश हो गए। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ मज़े की बात यह है कि इस पूरे वाक़े में नुकसान रफ़ी साहब का नहीं हुआ, क्योंकि रफ़ी साहब तो पहले की तरह ही मसरूफ़ थे, रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, तमाम संगीतकारों के साथ उनके गाने हिट पर हिट हो रहे थे। शंकर जयकिशन के गाने तो लाजवाब आ ही रहे थे। नैयर साहब इस बात को महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनकी अना का सवाल था कि रफ़ी साहब से कैसे कहें। वो मिट जाएंगे, मर जाएंगे, सर तो नहीं झुकाएंगे। ये उनका ख़ास मिजाज था, और इसी मिजाज की वजह से नैयर साहब ने कभी भी रफ़ी साहब से दोबारा हाथ मिलाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन यहाँ भी अब देखिए रफ़ी साहब की बड़ाई, ईद का मौका है, घर में सवैयाँ बनी है, और रफ़ी साहब ख़ास तौर से सवई लेके नैयर साहब के घर जाते हैं और कहते हैं कि ईद का मौका है, आपके लिए सवैयाँ लाया हूँ, कब तक नाराज़ रहेंगे। और फिर उन्होंने अपने हाथों से नैयर साहब के मुंह में सवई खिलाई। ये एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा लम्हा था कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही एक अना की जंग चल रही थी। लेकिन मोहब्बत अपनी जगह बाकी थी, और वो इज्जत भी बाकी थी, वो जो दोनों एक दूसरे से करते थे। तो बस एक लम्हा था, और वो गलतफहमी का शीशा था, एक छाके से चूर हो गया, वो दीवार गिर गई, दोनों ने एक दूसरे को लपेट लिया, और उसके बाद ये जो एक सर्दमोहरी सी आ गई थी रिश्तों में, एक जो दरार सी आ गई थी, वो दरार फिर भर तो गई। लेकिन इस दौरान जो नुकसान हुआ वो नैयर साहब का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हालांकि उस दौर में भी जीएस कोहली साहब नैयर साहब के साथ जुड़े हुए थे। उनकी जब उन्हें कोई हल्की फुल्की बी ग्रेड की फिल्म मिल जाती थी अकेले, तो वो कर लेते थे। लेकिन ये भी एक मतलब कहना चाहिए कि अजीब सी बात रही कि इतना खूबसूरत संगीत देने के बावजूद जीएस कोहली साहब का जो मकाम रहा वो हमेशा बी ग्रेड की फिल्मों तक ही महदूद रहा। रफ़ी साहब की अगर हम बात करें कि रफ़ी साहब ने हमेशा नए उभरते हुए संगीतकारों को प्रमोट किया, उनकी सरपरस्ती की, तो वैसे अगर आप देखें तो सिर्फ ये हमारे जीएस कोहली साहब नहीं, बल्कि उनमें सोनी कोमी का भी नाम आता है, उनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी नाम आता है, और इस तरह से तो एक लंबी कतार है कि जब उन्होंने उन नए संगीतकारों को प्रमोट किया और इंडस्ट्री में एक जगह दी। ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जिनके लिए उन्होंने गा के उसे अमर कर दिया, ऐसे बहुत सारे गीतकार हैं जिनके गीतों को अपनी आवाज़ दे के उनके गीतों को अमर कर दिया, और ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं कि जिनको रफ़ी साहब की आवाज़ मिली तो उनके गीत अमर हो गए। बहरकैफ नफ़रतों और मोहब्बतों का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और ये आगे भी चलेगा, लेकिन इन वाक़यात से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये जो दो बड़े की जंग थी, ये दो बड़े की जंग भी जब होती है तो उसमें एक वक़ार होता है, उसमें भी एक अदा होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त जावेद नसीम को बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।